नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा की, उच्च शिक्षा की। और जब मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की बात होती है तो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी, प्रेस्टीज आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य भारत में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे मध्य भारत में यदि कोई नाम उच्च कोटि में लिया जाता है तो वो प्रेस्टीज का लिया जाता है। ये प्रथम वो संस्था थी जिसने मैनेजमेंट एजुकेशन मध्य प्रदेश में चालू की थी। इस बात को 30 वर्ष हो गए हैं। ये संस्था जो है पद्मश्री नेमनाथ जैन जी जो जनक हैं प्रेस्टीज समूह के, जिनका 17 सितंबर को 94वां जन्म दिवस होगा और वे अभी तक ऑफिस जाते हैं। उनके पुत्र जो वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर डेविस जैन, वो इस संस्था को और आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रेस्टीज जो भोपाल में, जहाँ पे हम इस समय वर्तमान में बैठे हैं, ये अगस्त 2023 में हमने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया था। इसके पहले ट्रिनिटी के नाम से ये चलता था और अब ये प्रेस्टीज के नाम से चलता है। हमारी संस्था यहाँ पे अब अग्रसर है। सर, हम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो 3 दशक पुराना नाम है। इसके बारे में हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, लीजेसी और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अवश्य। जैसा मैंने कहा कि 94 वर्ष के श्री नेमनाथ जैन जी जब वे 60 वर्ष के हुए थे, यानी आज से 30-34 साल पहले, 34 वर्ष पहले उनके 60वें जन्मदिन पे उनके दोनों पुत्रों ने, यानी डेविस जैन और डिपिन जैन, उन्होंने तय किया कि वे 60 लाख रुपए बिजनेस से निकाल के उन्हें भेंट करेंगे। नेमनाथ जी ने क्या कहा? नेमनाथ जी ने कहा कि ये 60 लाख रुपया मुझे दो, लेकिन ये मैं एक शिक्षा की संस्था में लगाना चाहता हूँ जहाँ पे उच्च शिक्षा मैनेजमेंट की देने का हम प्रयास करेंगे। और ये क्यों? नेमनाथ जैन जी आए थे सन 47 में पाकिस्तान, रावलपिंडी से। दिल्ली मेरठ होते हुए वे 16 वर्ष की आयु में पहुँचे थे अपने इंदौर में। उन्होंने एक मामूली क्लर्क की हैसियत से भंडारी मिल्स में नौकरी करी। 63 रुपया प्रतिमाह उनकी तनख्वाह होती थी उस समय। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जो प्रथम वर्ष था, जिसको आज हम GSITS के नाम से जानते हैं इंदौर में, उस संस्था में उन्होंने दाखिला लिया और वो फर्स्ट बैच के टॉपर होके निकले थे इंजीनियरिंग के। उसी भंडारी मिल्स में CEO बन के वो वहाँ से उन्होंने सेवानिवृत्ति की और अपना समूह चालू किया जो कि कैटल फीड और सोयाबीन में कार्यरत रहा। जब वे 60 वर्ष के हुए तब तक थोड़ा बहुत संपन्न बन गए थे, तभी 60 लाख रुपए जो है उनके पुत्रों ने निकाल के कहा कि मैं इनका शिक्षा में लगाना चाहता हूँ। और वहाँ से शुरू हुआ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। वो वहाँ से जो शुरू हुआ, जो पहले बैच में कुछ 21 बच्चे रहे थे, आज 10,000 बच्चे किसी भी समय होते हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा एल्यूमनाई पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। सर, कितना मुश्किल होता है कि एक बिजनेसमैन है, एक पूंजी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद जमा हुई है और उस पूंजी को ऐसी जगह लगा देना जहां पर ज़रूरत है। उस समय हम कहें कि ये 30 दशक पहले इंदौर जैसे शहर में भी जो हायर एजुकेशन है बहुत ज़्यादा उच्च नहीं थी। एक रिस्क तो था ना कि 60 लाख रुपए लगा देना, रिजल्ट क्या रहेगा? वही तो गैम्बल है। और ये गैम्बल जो था ये बहुत सोच समझ के नेमनाथ जी ने लिया था। मैं चाहूँगा कि आपका कभी समय मिले तो एक पुस्तक है फ्रॉम ग्राउंड टू ग्लोरी, शून्य से शिखर तक, उनकी जीवनी है। उस जीवनी से मालूम पड़ता है कि उनके विचार किस प्रकार के हैं और थे, और किस प्रकार से उन्होंने अपने कर कमलों से इसको सींचा है और यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद जो काम किया है वो डॉक्टर डेविस जैन का है, जिन्होंने यहाँ इस संस्था में एक मोटो लेके चले हैं। और वो मोटो अंग्रेज़ी में ही कहा जा सकता है कि अफोर्डेबल एजुकेशन, यानी मतलब हर व्यक्ति के आय के अंदर वो
पॉसिबल हो, अफोर्डेबल हायर एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये उनका मोटो है। और इसको विस्तार करते हुए मैनेजमेंट में ऐसा आयाम प्राप्त कर लिया है कि पूरे मध्य भारत में अपना कोई सानी नहीं है, और जहाँ के बच्चों को ऐसे ऐसे तनख्वाहों की नौकरियाँ मिलती हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी मुकाबला करने के लायक होती हैं। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग सुना था, आप बात कर रहे हैं अफोर्डेबल एजुकेशन की। इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं, और जो आप अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं उनके लिए किस तरह के अवसर हैं यहाँ पर, कौन कौन सा बच्चा है एडमिशन ले सकता है, टर्म्स कंडीशंस किस तरह की रहती हैं? यहाँ हर प्रकार का बच्चा एडमिशन ले सकता है। यही खूबी है प्रेस्टीज ग्रुप की कि आप देखिए, इस समय विस्तार होते होते हम पहुँच गए हैं ग्वालियर में, हम पहुँच गए हैं देवास में, हम पहुँच गए हैं भोपाल में। भोपाल जो कि सिर्फ 2 वर्षों से हैं, वरना हर जगह मौजूद हैं। हमारे 2 12वीं कक्षा तक के विद्यालय भी हैं, एक इंदौर में और एक देवास में। जो हमारे विषय हैं जिनमें हमको स्नातक और स्नातकोत्तर दिया जाता है वो है मैनेजमेंट, यानी जहाँ पे BBA और MBA हमारे हर संस्था में है, और हमारे इंदौर में इंजीनियरिंग है, और हमारे भोपाल में तो इंजीनियरिंग है ही जो आपके सामने मैं हूँ, और फार्मेसी का कोर्स हमारे भोपाल में होता है। बहुत सारे BCA, MCA और लॉ के प्रोग्राम इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह हैं, और इसके अलावा एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी भी है हमारे अम्ब्रेला के तहत जो कि इंदौर में स्थापित है। एक अच्छे संस्थान की खासियत ये भी होती है कि उसके मायने रखता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे, छात्रों के लिए खासतौर पर जो अध्ययनरत नहीं हैं अभी, आने वाले समय में जो आपके स्टूडेंट बनेंगे, यानी कह सकते हैं कि ये सवाल है ये स्कूल में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनकी ओर से है। तो जरा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए। मैं तो ये बच्चों को यही कहूँगा कि मेरा जो तरीका है और वो एक थोड़ा सा भिन्न है और संस्थाओं से। मैंने तो अपना जीवन काटा अनेक जगह, अनेक स्कूलों में, एंड मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की कुछ भारत के सबसे उच्च कोटि के विद्यालयों में। आई वेंट टू एक दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, हमने वहाँ से फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम IISc बैंगलोर, जिसका नाम आज शायद सब लोग जानते हैं, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री ली, और फिर हम IIM अहमदाबाद गए जहाँ से हमने MBA किया। PhD तो बहुत बाद में किया। और इन सब संस्थाओं में मैंने एक चीज़ गौर की कि इतनी बड़ी बढ़िया संस्थाएं हैं, लेकिन अगर कभी भी प्राध्यापक या कोई प्राचार्य सामने से निकलता था तो हम बच्चे डर के भाग जाते थे, हम अपना रास्ता मोड़ लेते थे। और यदि कभी बुलावा आता था प्रिंसिपल के दफ्तर से तो ये समझ में आता था कि आज तो कुछ नौबत आई है गड़बड़ वाली। आज ना तो या तो किसी पेरेंट को बुलाया जाएगा या कुछ शिकायत हो गई है, कुछ बुरा हुआ है। तो जब मैंने कदम रखा शिक्षा के जगत में, जो आज से कोई 10-11 वर्ष पहले की बात है, तो एग्जैक्टली 11 ईयर्स एक्चुअली, तो मैंने ये सोचा कि ये सब जो पहले होता था ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपना 8 घंटा दिन का और लगभग पूरा समय जो कि छात्रावास में रहते हैं वो इनके निरीक्षण में हैं, जो प्रिंसिपल कहलाते हैं या डायरेक्टर कहलाते हैं, तो उनसे भय किस काम का। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो किस्सा शायद सबको मज़ा आएगा सुन के, कि मैं पहली बार जब उड़ीसा में एक संस्था में, किट यूनिवर्सिटी नाम था, वहाँ पे डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में मैंने ज्वाइन किया जनवरी 2014 में। तो वहाँ के जो संस्थापक थे उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, सारा फैकल्टी से, स्टाफ से, सब कुछ हुआ, तालियां वालियाँ बजी, सब कुछ बन गया, हमने लेक्चर दे दिया। फिर मैंने अपने PA से कहा कि मेस कहाँ है। अब वो कहता है कि सर चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ सर चाय तो पीनी है, लेकिन मेस कहाँ है। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं मेस की तरफ ना जाऊँ, और कि हम भी अडिग रहे। हमने कहा नहीं, हमें तो जाना ही है, जाना तो मेस ही है, चाय पियेंगे लेकिन मेस में ही पियेंगे। वो ले गया बेचारा मेस तक। मेस में मैं 2 मिनट खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा, और मैंने देखा कि लड़के लड़कियां आपस में गप्पे मार रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, एंड आई वाज स्टैंडिंग। मैंने 2 मिनट के बाद में एक
ग्रुप को बुलाया। मैंने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब वो चक्कर में कि ये कौन आके बोल रहा है इससे, तो हमने कहा हमको यहाँ 5 मिनट हो गया खड़े हुए, तुम लोगों ने हमको चाय भी नहीं पूछी। वो दिन और आज का दिन, बच्चे मेरी सब बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को सबसे ऊपर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्थाएं बच्चों के लिए नहीं हैं, हम बच्चों के लिए हैं। बच्चे जो हैं उनकी वजह से हम हैं, ना कि अदर वे राउंड। अगर संस्था में विद्यार्थी ना हो तो हम विद्यालय में क्या काम करेंगे? हमारी जितनी भी तनख्वाहें होती हैं, हमारे जितने भी चूल्हे जलते हैं, वो इस वजह से जलते हैं कि इन विद्यार्थियों के माँ बाप ने हमको फीस दी है। सर, आपकी जो बातों से आपका जो प्रेम है, स्नेह है बच्चों के प्रति झलक रहा है। हम प्रेस्टीज की बात करें तो यहाँ का एजुकेशन कल्चर, एजुकेशन मेथड्स किस तरह की हैं? यहाँ पे हम बिल्कुल विपरीत हैं और संस्थाओं से जो कि भोपाल या अन्य जगहों पे आप पाएंगे। हम यहाँ पे होलिस्टिक का कोई एक हिंदीकरण बड़ा मुश्किल होता है। एक संपूर्ण रूप से प्रयास है मेरा कि हर बच्चे का डेवलपमेंट हो, जिसके लिए हमारी संस्था में एक कोर्स चलाते हैं जो कि सिलेबस में नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग। बच्चे को कथावाचक बनाने का प्रयत्न है, क्योंकि जीवन भर वो कथा ही तो बताएगा, वो जीवन भर अपने व्यक्त करेगा विचार किसी ज़रिए से। तो हम उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, केस मेथड से हम अपना सारा मैनेजमेंट पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें उसको वास्तविक रूप में क्या होता है वो अध्ययन करने का मौका मिले, ना कि सिर्फ किताबों में क्या लिखा है। मैं भेजता हूँ बच्चों को बाहर प्रोग्राम करने के लिए, बाहर जाके कुछ सीखने के लिए, बाहर जाके टेस्ट करने के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे 3 प्रकार के ग्राउंड प्रिपेयर करा रहा हूँ, जिसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट होगा, एक वॉलीबॉल कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट जो कि शायद किसी भी विद्यालय या किसी भी कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगा। टेनिस कोर्ट भी है, खो खो वॉलीबॉल वगैरह तो है ही, टेनिस में के साथ इंडोर गेम्स में भी टेबल टेनिस वगैरह है। क्रिकेट का मैदान बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा न सिर्फ जो समय कक्षा में अपना अध्ययन करता है, उसको बाहर व्यायाम की भी ज़रूरत है, उसको एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत है। तो हमने स्कूलों की तर्ज पे अपने बच्चों को, पूरे समूह को हाउसेस में बांट दिया है, और वो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होंगे। हर महीने में कोई ना कोई इवेंट होगा, हर दूसरे हफ्ते के शनिवार को कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा। समझ लीजिए कोई प्रतियोगिता हो गई, ऐसे प्रतियोगिता हो गई, डिबेट प्रतियोगिता हो गई, डांस प्रतियोगिता हो गई, म्यूज़िक प्रतियोगिता हो गई। इन सब से गुजरने के बाद जो बच्चा मेरा ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलेगा, वो कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी होगा। सर, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अटेंडेंस और इंगेजमेंट, इन पर फोकस करना। हम प्रेस्टीज की बात करें, आपके सानिध्य में कैसे आप मैनेज करते हैं कि अटेंडेंस फुल रहे बच्चे की एक मैक्सिमम हद तक, जो उसका इंगेजमेंट है? ये आपने बहुत ही दुखती रग पे हाथ रख दिया है। पूरे मध्य भारत में ये कमज़ोरी सी पाई गई है, और साथ में जब से कोविड निकला है, कोविड में जो अटेंडेंस शून्य हो गई थी कक्षा के अंदर, वो ढर्रा अब तक चला आ रहा है। तो बच्चे को आकर्षित करना ही पड़ेगा। 2 ही प्रकार से होता है, अगर उसे कुछ नया ज्ञान मिलेगा या उसे कोई एंटरटेनमेंट मिलेगा। मैं दोनों ही चीज़ उसको देने के लिए तैयार हूँ, वही कर रहा हूँ कि बच्चा ज्ञान भी ले और एंटरटेनमेंट भी करे। इन दोनों प्रलोभनों से, मैं इसको प्रलोभन ही कहूँगा, उनसे आकर्षित होके स्टूडेंट जो है अटेंडेंस करते हैं। अब सर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई, और सारी जो पेरेंट्स हैं उनकी भावना यही होती है कि अच्छा बच्चा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, उसके बाद एक ही सपना होता है कि बच्चे का प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। प्रेस्टीज की उपलब्धियां बताइए कि कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? जो सबसे प्रमुख जो एक बच्चा है, वो आज से शायद 18 वर्ष पहले पास आउट हुआ था, 19 वर्ष पहले पास आउट हुआ था, और वो आज की तारीख में लंदन का डिप्टी मेयर है। अग्रवाल उसका नाम है। यानी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का स्टूडेंट लंदन का डिप्टी मेयर है, मिस्टर अग्रवाल।
इसके अलावा कई सारे फिल्मी जगत में हमारे लड़कियों ने बहुत नाम रोशन किया है। प्लेज हैं, बैंकिंग सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट्स हैं हमारे 3, 4, 5 बच्चे जो इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका में हैं। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे जो एलुमनाई चैप्टर्स बने हुए हैं वो विश्व भर में बने हुए हैं। और इंदौर में ही, अगर इंदौर भोपाल में ही देखेंगे आप, तो प्रमुख संस्थानों के चालक जिन्होंने बिजनेसेस चालू किए। तो इन ऑल फील्ड यू विल फाइंड अ प्रेस्टिजियन समवेयर और द अदर। वो एक है। मैं यही कहूँगा कि भोपाल के जो प्रेस्टीज के बच्चे हैं, इन लोगों को हताश नहीं होना चाहिए कि अभी तक हमारा पहला वर्ष भी नहीं हुआ है प्लेसमेंट वाला, लेकिन जो एलुमनाई स्टेटस है आप उसको देखें और आप उनसे भी आगे निकलें। यही मेरी प्रेरणा रहेगी इन लोगों के लिए। फ्यूचर प्लानिंग किस तरह की है? हमने देखा है कि इंदौर के बाद आप अन्य शहरों में निकले हैं, राजधानी भोपाल में भी अब प्रेस्टीज है। फ्यूचर प्लानिंग प्रेस्टीज ग्रुप की बात करें तो कहाँ कहाँ आप देखते हैं कि आप मध्य प्रदेश के बाहर भी हमको भविष्य में? डॉक्टर डेविस जैन सिर्फ 3 घंटे सोते हैं और उस 3 घंटे में वो सपने नहीं लेते, क्योंकि उनके सपने जागते हुए हैं। वे जो जागते हुए सपने लेते हैं उनमें एक सपना ये है कि भारत के हर मेट्रो शहर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च होना चाहिए। इंडिया के हर मेट्रो शहर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट पहुंचेगा। जी। दूसरा उनका ये है कि यहाँ से निकल के हम विदेशों में भी पहुँचे। उन विदेशों में भी जाके वही अपना मोटो रहेगा अफोर्डेबल एजुकेशन वाला, जो न सिर्फ भारतीयों के लिए हो बट अन्य विदेशी लोगों के लिए भी वो सार्थक बने। सर, अफोर्डेबल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक खासतौर पर मध्य प्रदेश या फिर मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं, जो हिंदी भाषी इलाके हैं, यहाँ एक लैंग्वेज की बड़ी बच्चों के साथ फेस करना होता है। अफोर्डेबल हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश बेहतर करने के लिए, इंग्लिश में बातचीत कर सकें, इंग्लिश को समझ सकें, लिख सकें, तो क्या प्रयास किए जाते हैं? मैं तो NEP का कायल हूँ। जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जो कि 36 वर्षों के बाद कुछ परिवर्तन लाया गया है हमारी शिक्षा की प्रणाली में, जिसमें बैक टू द वेदास और भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर जो नज़र डाली गई है, जिसमें कि अनिवार्य हो गया है कि अपनी मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक बच्चा पढ़े। क्यों? क्योंकि उस समय तो उसको वही समझ में आता है, जो माँ बोलती है वही भाषा उसको समझ आती है। इसका महत्व है, इसका महत्व ये है कि हम अंग्रेज़ी के बोलने वाले भारतवर्ष में इतने ज़्यादा हैं कि और अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों की संख्या भी उतनी नहीं है, उनकी आबादी इतनी नहीं है जितने अंग्रेज़ी बोलने वाले व्यक्ति हमारे देश में हैं। अंग्रेज़ी की मुझे तकलीफ़ नहीं है। हाँ, जैसा आपने कहा कि हमारे बच्चे जो किसी गांव से आते हैं, किसी तहसील क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी लिखने वाली अंग्रेज़ी तो सामान्य होती है, लेकिन बेचारों को झिझक बहुत होती है। वो अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? कि किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज लैब्स का प्रयोग होता है, जिसमें वर्ड्सवर्थ जैसे और केल्विन जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हेडफोन लगा के बच्चा अपनी आवाज़ सुनता है और जो सही आवाज़ है, जो करेक्टेड आवाज़ है, वो सुनता है। इस प्रकार के लैबोरेटरीज़ में वो बच्चे को मौका मिलता पढ़ने का। हमारे पास इंग्लिश के बहुत ही क्वालिफाइड और बढ़िया टीचर्स हैं जो करते हैं, और मैं स्वयं बच्चों से बात करता हूँ इन चीज़ों पे। मैं अपना समय बच्चों के लिए ही पूरी रूप से निछावर करता हूँ कि उसको किसी तरीके से बनाना है। ये तो हुई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जर्नी। आपकी जर्नी के बारे में भी हम दर्शकों के लिए ओर से हमारा सवाल है, आपके बारे में बताएं कि आपका पूरा जो फील्ड है एजुकेशन बेस्ड रहा है, या फिर कई इलाकों में अलग अलग विधाओं में भी आपने सेवाएं दी हैं, उस चीज़ को समझा है और इसका जो लाभ है आज प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है इसको मिलने जा रहा है। ये सवाल बड़ा कठिन है इसका जवाब, क्योंकि बड़ा लंबा सवाल है। आज मेरी ये 43वां वर्ष है एक्सपीरियंस का। 43 इयर्स में मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, वो तो बहुत ही अजीब एक विषय बन गया है। बट संक्षिप्त में बताऊं तो फिज़िक्स, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट पढ़ने के बाद
मैंने कंसल्टिंग में कदम रखा। एसबी बिलीमोरिया नाम की एक कंपनी थी जिसमें हम मैनेजमेंट डिवीज़न में थे, और वहाँ पे चाय बागानों में हमने काम किया। हमने सर्वेज़ किए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के, हमने सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया। ये सिर्फ 2-2.5 साल में। उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल्स में काम किया। हिंदुस्तान मोटर्स में मैं जोनल मैनेजर था, ट्रेनिंग इंचार्ज फॉर द HCV डिवीज़न। उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में गए। अगले 10 वर्ष मेरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में थे, जहाँ पे मैं प्रोडक्शन में, शॉप फ्लोर में सिलिकॉन चिप्स बनाता था। उसके बाद वो बेचने के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट में गए, और वहाँ पे मैं बिकेम दी सेल्स हेड एंड दी जनरल मैनेजर फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब चल रही थी तभी उस समय एक नया नया लाइसेंस मिला था मध्य प्रदेश को टेलीकॉम में, एयरटेल को मिला था। ये है सन 96 की बात। तो बस क्या था, हमको कुछ नई चीज़ करने का जो चस्का शुरू से था, तो हम चले आए। MP आए यहाँ पे, इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर, यहाँ पे स्थापित करते हुए मैं जयपुर पहुँच गया। जयपुर में एक और संस्था स्थापित करने के बाद में वापस अहमदाबाद बुला लिया हमारे पुराने बॉस ने, जो रिलायंस में चीफ थे, एयरटेल में थे, वो रिलायंस में आ गए थे। तो हम गुजरात देखने लग गए। गुजरात देखने लग गए। मुकेश अंबानी हमारे बॉस हुआ करते थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि यार ये तुम तो पहले वहाँ थे मध्य प्रदेश में, ये गुजरात में क्या कर रहे हो? तो उठा के उन्होंने हमको यहाँ का CEO बना दिया। मैंने यहाँ रिलायंस में जो इन्फोकॉम था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो स्थापित किया। उसको एक स्तर पे ले आए। अब जब उस स्तर पे ले आए तो वोडाफोन को लॉन्च करना था। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ। हम वोडाफोन में चले गए। वोडाफोन आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्षेत्र को मैंने स्थापित किया। जब सब कुछ हो गया, 50 वर्ष उम्र हो गई, तो हमने ये कहा यार अब बहुत हो चुका, अब इसके बाद नो मोर। तो PhD में एनरोलमेंट किया और अपना कुछ कंसल्टेंसी शुरू की। 54 वर्ष की उम्र में 2014 में हम शिक्षा क्षेत्र में औपचारिक रूप से आ गए, और तब से अब तक किट यूनिवर्सिटी, प्रेस्टीज ग्रुप, जिसमें प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हमने ही शुरुआत करी। उसके बाद आई वॉज वाइस चांसलर इन जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा अगेन, और पिछले 8 महीने से मैं इधर हूँ। तो लगभग ये कह सकते हैं कि घाट घाट का पानी पी लिया है। इसी चक्कर में कई भाषाएं भी सीख ली हैं, तो बस सब मस्त है। सर, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? आपने स्टूडेंट लाइफ के बाद एक नौकरी से शुरुआत की और आज वाइस चांसलर, आप ग्रुप अभी डायरेक्टर हैं। तो ये आपने जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, खासतौर पर देखें तो मोटे तौर पर प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, रिसर्च। आज जब प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के साथ आप हैं, जब इसको आप ग्रुप को डायरेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ऐसे में कितना लाभ स्टूडेंट आपसे ले सकते हैं? तो ये तो आपकी अपील तो होगी एक स्टूडेंट, यहाँ के स्टूडेंट्स। मैं मज़े की बात एक और चीज़ कहूँ आपको, इन सब के साथ में मुझे आध्यात्म में भी बहुत रुचि है जी। तो चाहो वो सनातन हो, चाहो इस्लाम हो, चाहो ईसाई हो, मैं हर प्रकार के ग्रंथ पढ़ता हूँ। और कहीं ना कहीं हम इस भौतिक जीवन को इस आध्यात्म जीवन से जोड़ के बच्चे को इतना परिपक्व बनाने का प्रयत्न करते हैं कि वो ये छोटी नैरो दीवारों से दूर रहें। मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो कहती हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय नैरो वॉल्स, इनटू दैट लैंड ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। मतलब हमारा देश उस रोशनी की ओर उजागर हो, उस रोशनी की ओर जाए जहाँ पे मेरा हर बच्चा जो है वो इस देश का नेतृत्व करने लायक बन सके। मैं बस इतना ही चाहता। हमारा पर्सनल उद्देश्य अगर कोई पूछता है मेरा क्या है, मेरा पर्सनल उद्देश्य ये है कि अपने जीवन काल में मैं 100 अपने से अच्छे बच्चे बनाना चाहता हूँ। सर, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो डिजिटल का दौर है, डिजिटल की दुनिया है, क्या अपील करते हैं आप जो डिजिटल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आने वाला फ्यूचर है, उससे आपकी डिजिटलाइजेशन को लेकर क्या अपील रहेगी? डिजिटाइजेशन अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर जितना भी डिजिटाइजेशन है ये एक बैकबोन के ऊपर चलता है।
और बैकबोन आज की तारीख में इंटरनेट है। इंटरनेट चलता है टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर और टेलीकम्युनिकेशन चलता है दूरसंचार पे। तो जो दूरसंचार क्षेत्र है यही जननी है ये सारे डिजिटाइजेशन की। ये ना होती तो डिजिटाइजेशन ना होता। इसलिए मैं अपने आप को जनक समझता हूँ इन चीज़ों का, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन। तो आज भी डिजिटाइजेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है, अभी तो बहुत आएगा। लेकिन जो आज की कमज़ोरी होने वाली है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी रोबोट्स जो कि इस समय एक तरीके से चैलेंज पोज कर रहे हैं सामान्य जीवन को। यानी लोग समझते हैं कि सैकड़ों हज़ारों नौकरियां चली जाएंगी क्योंकि वो मशीनें करने लगेंगी वो काम। ये होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे को आज की तारीख में कोडिंग की नौकरी मिलती है वो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोडिंग भी तो अब मशीन करेगी। लेकिन मेरा जो मानना है, अब यहाँ मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता हूँ, कि LIC में 1960 में बहुत बड़ा विकल्प, बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हो गई थी, क्योंकि पहले कंप्यूटराइजेशन का शुरुआत हुई। असर क्या हुआ? लोगों ने सोचा कि नौकरियां चली जाएंगी। LIC बढ़ता गया, कंप्यूटर बढ़ते गए, सब कुछ बढ़ता गया। मशीन ने आदमी को नहीं रिप्लेस किया। दूसरी बात, रोबोट अगर सब काम करने लगे, और जिस दिन रोबोट ने हमारी तरीके से सोचना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती है कि मशीन अगर ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करे, और अगर वो ह्यूमन बिहेवियर में विचार भी इमिटेट करने लगे और उसमें द्वेष, घृणा और प्रेम तीनों आ गए, तब क्या होगा धरती का? अगर मेरी मशीन मुझसे घृणा करने लगे तो मेरा कत्ल कर देगी। उस समय मानव वापस आएगा और उन्हीं रोबोट्स को ख़त्म कर देगा। तो फ्रैंकेनस्टाइन की कहानियाँ या कोई भी इस मॉन्स्टर की कहानी सुन लें, इंसान मॉन्स्टर को बनाता है और फिर उसी मॉन्स्टर को स्वयं ख़त्म करता है, वरना मॉन्स्टर आदमी को ख़त्म करता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, शिक्षाविद होने के नाते यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? मैं यही कहूँगा कि बच्चों, जो भी करो जीवन में, जो भी करो, 2-4 चीज़ें मत भूलो। मूलभूत जो भारतवर्ष की ताकत है उसको मत जाने दो। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है आदर करो, बड़ों का आदर करना सीखो, आशीर्वाद ही मिलेगा। हमसे, अपने शिक्षकों से कुछ लेने का प्राप्त करो, कुछ ज्ञान लो, क्योंकि अब डिग्री वाला ज़माना नहीं रह गया है, अब स्किल और ज्ञान का ज़माना है। डिग्री तो हज़ारों हैं, डिग्री तो किसी को भी मिल जाती है। डिग्रीज विल नॉट गेट यू अ जॉब। आपको व्यवसाय, काम, कार्य, नौकरी, कुछ भी सिर्फ हुनर और ज्ञान से होगी। तो कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई ज्ञान ज़रूर अर्जित करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर मत रहना। हम भी अपनी संस्थाओं में वो कोर्स चालू कर रहे हैं। तो आजकल जो ज़माना है वो डिग्री का नहीं है, हुनर का है, ज्ञान का है, और समय के साथ चलना होगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको भी हमें अपनाना होगा। यही जो सार है वो हमारे शिक्षाविद और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी का कहना है। फिलहाल हमने उनसे इस पूरे मसले पर चर्चा की, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताया। इसके साथ ही छात्रों को ये भी मार्गदर्शन किया कि आने वाले समय में उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।